We are live. हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर स्टार के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर स्टार के मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट विद इस्लाम में खुशामदीद। जैसा कि हमारा जो 2 वीक्स पहले सेशन हुआ था रिसर्च कंडक्शन और अवेयरनेस के बारे में, तो हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया। तो मैंने जो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके तो कुछ ऐसी जो जर्नल टर्म्स जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हम उनके ऊपर भी बात करें और एक मुकम्मल जो स्टूडेंट्स को रिसर्च के बारे में जो सिनेरियो होता है वो अच्छे से समझा सके। कल परसों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है कि एक पाकिस्तानी 14 या 12 साल का जो स्टूडेंट है जिसने पेपर पब्लिश की है, तो मेरे उसको उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद तो मैं सोचने पे ये मजबूर हो गई कि हम लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमें फिर भी रिसर्च के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। और ये माशाल्लाह जो हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं कि वो रिसर्च में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि एक बच्चा भी जो है ना वो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, वो भी पेपर पब्लिश कर सकता है। तो मैं भी अपने गेस्ट से ये जो है ना इसके बारे में पूछूंगी, क्योंकि मैं भी जब अगर अपने आप को देखूं 12-14 साल, तो मुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है। लेकिन आजकल माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस है कि छोटे से मतलब इतनी कम एज में भी बच्चे रिसर्च में बहुत ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो किस तरह अगर एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में अगर उसका रिसर्च इंटरेस्ट हमने डेवलप करवाना है या उसको रिसर्च के बारे में बताना है, तो हम किस तरह बच्चों को जो है ना स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, आज इंशाल्लाह हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। मेरा ख्याल है तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट सेशन के हमारे जितनी ऑडियंस हैं वो ऑलरेडी हमारे गेस्ट को जानती हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरीफ हैं जो कि हमें मोरक्को से ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर एहसान है जो हमें सऊदी अरबिया से ज्वाइन कर रही हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं जो हूँ अपने सेशन को जो है स्टार्ट करूँगी। जैसे हमने अब मेंशन किया था कि आज के सेशन में हमने जो मेन चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले है कि हम जब रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं कि रिसर्च, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि रिसर्च होती क्या है, अब वहाँ पे हमने जो है ना जर्नल अवेयरनेस ले ली कि सर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। अब रिसर्च को आपने कैसे दुनिया तक लेके आना है, दुनिया को कैसे बताना है कि आपने रिसर्च की है, तो उसको एक रिसर्च आर्टिकल का नाम दिया जाता है। मींस आप दुनिया को दिखाने के लिए उसको किसी चीज़ पे किसी पेपर पे लेके आते हो और उसको आप दुनिया के सामने लेके आते हो। तो इंशाल्लाह आज हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे कि जैसे आपके पास एक कोई भी टॉपिक होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसको रिसर्च फॉर्म में एज अ रिसर्च आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं। लाइक हमने बचपन से स्कूलिंग में देखा हुआ है, हमें ऐसे लिखना होता है, हम कोई पोएम लिख रहे हैं, हम कोई उर्दू की तशरीह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब लिखने वाला जो काम है तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हम पूछेंगे कि रिसर्च को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शरीफ की तरफ जाऊंगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें कि जो रिसर्च आर्टिकल है वो नॉर्मल आर्टिकल, जैसे आपने लास्ट टाइम बात की कि न्यूज़पेपर में जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपका आर्टिकल आ रहा है, तो रिसर्च आर्टिकल और नॉर्मल आर्टिकल में पहले तो डिफरेंस क्या होगा, और फिर उसको लिखने का जो एक बेसिक आइडिया है कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दे दें। जी डॉक्टर शरीफ। Mic is muted. Thank you very much सना, आप दोबारा होस्ट करने का, मतलब माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एहसान थैंक यू आपका भी भाई, मतलब कि आप अच्छा जो है ना वो give the insight, you give very good insight into the different aspects. The last time also it was nice, and we are also thankful to your audience who are watching us and then they want to listen from us, and we try our best that we can give whatever we know. आपने पूछा कि रिसर्च आर्टिकल को किस तरह लिखना है, यही है ना क्वेश्चन आपका, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल में इसमें मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि देखिए रिसर्च आर्टिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि दूसरा मैगजीन है वो आप एक लेमैन के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। रिसर्च जो है, आपने जो रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं वो आप उसमें आपकी टर्म्स होती हैं, उसमें आपने टेक्निक्स यूज की होती हैं, उसमें आपको साइंटिस्ट को समझाना है, ठीक है। मेनली आपका रीडर कौन है। देखिए किसी भी न्यूज़पेपर को भी फिर उसी में जाते हैं, आपने कहा उसमें और इसमें फर्क क्या होता है। जो मतलब कि जो मैगजीन है, जो नॉर्मल जर्नल्स हैं वो भी जर्नल्स ही हैं,
वो भी जर्नल्स ही, आप न्यूज़पेपर को भी जर्नल्स ही कह लें, मैगजीन कह लें उसको, इनको आप साइंटिफिक मैगजीन्स कह लें। तो उनमें भी क्या होता है, आप क्या करते हैं जब कोई कॉलम लिखता है तो वो एक स्टोरी को बिल्ड करता है, ठीक है, वो एक स्टोरी को बिल्ड करता है, पहले उसकी उसकी ग्राउंड बनाता है, फिर उसके आर्गुमेंट्स करता है, फिर उसके कंक्लूजन की तरफ आता है। तो वो ये आम लोगों के लिए है, जैसे मतलब कि सारे आम लोग ही हैं, मेरा कहने का मतलब कि जो नॉन साइंटिफिक पीपल हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो जो रिसर्च आर्टिकल है वो आप साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बेसिकली लिखते हैं, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो आपने काम किया होता है, जो आपकी रिसर्च होती है, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फील्ड के लोगों को। बात ऐसे भी होता है कि केमिस्ट्री के लोग अगर मतलब बायोलॉजी के लोगों को वो चीज समझाना चाहें तो टर्म्स मुश्किल होती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फिर साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हुए इट्स यू नीड टू मेक इट फिजिबल और मेक इट रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो ये फर्क है उसमें। अब इसमें दो चीजों में मैं इसको ये कहता हूं कि उसमें भी आप इंट्रोडक्शन करते हैं, आपके पास जो है ना वो इंट्रोडक्शन होता है। रिसर्च पब्लिकेशन को पर्टिकुलरली हम थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं चीजों में, फिर उसको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस तरह हमने इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल उसमें हमें पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू इवन गिव अ टाइटल इंट्रोडक्शन, आप बस स्टार्ट करते हैं। जो भी करें मतलब उसको टाइटल दें या ना दें, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है, पहले आप इंट्रोडक्शन, फिर आपको उसकी बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ज्यादातर आप रेफरेंसेस, अपने काम की इंपॉर्टेंस को जो है ना वो पहले उस काम की जनरल इंपॉर्टेंस को आप उसमें लिखते हैं या उसमें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी बेस पे आप बिल्ड करते हैं एक स्टोरी। रेफरेंसेस की बेस से ज्यादातर आप उसमें साइट करते हैं दूसरे लोगों को कि यहाँ पे ये काम हुआ है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, और ये अभी चीजें इसमें होने वाली हैं या हम इस पे कर रहे हैं। उसके बाद आप उसकी बॉडी पे आते हैं। बॉडी इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। बॉडी में आपने जो पीछे एक स्टोरी क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकअप नॉलेज। अब अपने रिजल्ट्स को उस इंट्रोडक्शन के साथ आपने उसकी बेसिस पे उसके साथ रिलेट करते हुए आपने अपने आर्गुमेंट्स को मजीद जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो उसमें फिर आप अपने रिजल्ट्स डिस्कस करते हो, अपने बताते हो कि मैंने ये किया है, इस तरह मैंने काम किया है, इस ये चीजें यूज की हैं, और ये मेरी कंडीशंस हैं। केमिस्ट्री में हम लोग जो है ना उसमें मॉडल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं कंडीशंस को, ठीक है। पहले आप एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसकी कंडीशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या आपके पास जो है वो प्रेशर होना चाहिए, क्या आपके पास कैटलिस्ट अमाउंट होनी चाहिए। इट्स सेम लाइक अदर साइंसेज आल्सो। आप जब एक को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद उन कंडीशंस को फिर आप स्कोप के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। सबस्ट्रेट स्कोप हो गया, मतलब फिर डिफरेंट है उसमें, आप अपने एरिया से फिर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब बॉडी लिख लेते हैं तो फिर उसका थर्ड पार्ट जो है ना, जो मोस्टली है, वो है आपका कंक्लूजन। अब आपने जो स्टोरी क्रिएट की इंट्रोडक्शन में और बॉडी में, आपने अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड किया। अब उन आर्गुमेंट्स को आपने कंबाइन करना है, बंद करना है किसी चीज में, कंक्लूड करना है। दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। लोग उसको बहुत ज्यादा आसानी से एग्री करेंगे कि लोग इसको जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, और बाद में फिर रिव्यूअर्स जो हैं उनका वो बड़े बड़े लंबे रिव्यूज आते हैं कि आपने इसको मतलब कि कंक्लूड तो करें, इसको क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो कंक्लूजन इज द मेन पार्ट। नाउ इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर, आई वांट जस्ट क्लोज इट। सो आपने पूछा कि रिसर्च आर्टिकल और मैगजीन, वो भी है, दोनों सेम है। वो नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब नॉन साइंटिफिक पीपल के लिए है, और जो आपका रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पब्लिकेशन है, वो रिव्यू आगे चल के आप अगर उसमें क्वेश्चन होंगे तो आपको बताएंगे फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है। लेकिन दिस इज द वे। और आपको बनाना है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन चीजें हैं। अब इसमें अंदर फिर आप और भी चीजें अपने आर्गुमेंट्स को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। सो दैट इज अ रिसर्च पेपर और द मैगजीन। अपनी जो रिसर्च की है, आप अपनी ओरिजिनल रिसर्च को आपने प्रेजेंट करना है, टू मेक इट प्रेजेंटेबल, ठीक है। खाना आपने बना लिया है, कुक कर लिया है, अब आपने उसको कैसे करना है। पहले आप स्टार्टर देंगे, फिर आप मेन कोर्स देंगे, मेन कोर्स के बाद आप डेजर्ट देंगे। तो दिस इज द वे। और कंक्लूजन पे फिर आप चाय पत्ती दे के कहेंगे कि ओके जी, मतलब दिस इज द लास्ट वन। थैंक यू, प्लीज।
ओवर टू यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ आसान अल्फाज नहीं यूज़ हो सकते। एक नॉर्मल जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, तो ये तो हमारा जो जर्नल एक डिफरेंस हो गया कि नॉर्मल आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल में क्या है, वो जिसमें साइंटिफिक आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो उसमें जो उसका सारा टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट मीन जिसको आप कह रहे हो कि आपके पेपर जो आपका आर्टिकल है उसको आपने लिखना कैसे, जैसे आपने अभी बताया कि उसकी बॉडी होनी चाहिए, इंट्रो होना चाहिए और कंक्लूजन। तो वो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि कई लोग ये कहेंगे कि ये सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपकी फील्ड केमिस्ट्री की है, तो मुझे वो चीज़ समझ आ रही है कि रिसर्च आर्टिकल में हम लोग कंडीशन ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर स्कोप की तरफ आते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड से रिलेट ही नहीं करते ना, मतलब हर किसी की फील्ड डिफरेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जर्नल ओवरऑल ये है कि आप जब भी किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, आपने उस रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ की, आपने जितने जैसे आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब लोगों के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को जो उन्होंने बिहेवियर नोट किया होता है या जो अपने सारे जो टेस्ट होते हैं उनके फिर एनालिसिस करके उनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो वो एक आपकी रिसर्च होती है कि ये आपने एक नई चीज़ डिस्कवर की है या आपने कोई नई चीज़ स्टडी की है। तो ये आई थिंक एक जो है ना इसका जनरल ओवरव्यू हो गया। अब मैं डॉक्टर एहसान की तरफ जाऊंगी, उनसे मैं पूछूंगी कि अब एक रिसर्च पे तो हम आ जाते हैं कि एनालिसिस है, आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, लेकिन हमारे पास फिर एक आता है रिव्यू आर्टिकल। अब रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल का नाम ही डिफरेंस हो जाता है ना, तो रिव्यू में थोड़ा सा एक स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं होता है रिसर्च की फील्ड में, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसको पहले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर रिव्यू को हम किस तरह लिख सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले मैं डॉक्टर शरीफ की बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, बल्कि मैं आसान अल्फाज में ज़रा समझाने की कोशिश करूंगा जो पॉइंट्स कुछ रह गए हैं। कि साइंटिफिक आर्टिकल में बेसिकली आप अपने एक्सपेरिमेंट को या अपने रिसर्च को कम्युनिकेट करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जिस जर्नल में आप सबमिट करना चाहते हैं, जो भी पोटेंशियल 1 या 2-3 जर्नल है, आप उसकी गाइडलाइन देखें तो वहाँ से एक ही चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि आपने फॉर्मेट क्या रखना है। आपने पहले इंट्रोडक्शन रखना है। एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है इमराट के नाम से है, कि इमराट से मुराद है कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मेथड लिखते हैं, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, एंड फाइनली आपकी कंक्लूजन आती है। एक टिप्स मैं इसमें दूंगा, और यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करूँ कि लाजमी नहीं है कि आप इस तरह के टिप्स फॉलो करें। ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आते हैं, और कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि इसका फायदा होता है कि जब भी आप लिखने बैठ जाते हैं, सबसे पहले तो आप हाईलाइट करें रिसर्च आर्टिकल में कि आपके एक्सपेरिमेंट्स की या आपके सर्वेज, इंटरव्यू वगैरह की मेन फाइंडिंग क्या है। आप 2-3 मेन फाइंडिंग बना लें। उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंट्रोडक्शन आप पहले कभी ना लिखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है आपका कोर पार्ट होता है रिसर्च आर्टिकल का, और वो आप तब लिखिए जब आपको सारे रिसर्च आर्टिकल क्लियर हो। तो पहले आप एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें, या कुछ फील्ड में हो सकता है कि ये सर्वेज या इंटरव्यूज वगैरह हो, क्योंकि वो आपने किया है, वो लिखना कंपेरेटिवली आसान होता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका फ्लो बन जाता है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन पे आ जाए, वो कंपेरेटिवली मुश्किल पार्ट है, लेकिन ये है कि आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाए। कंक्लूजन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको नंबर वाइज लिख के स्टार्ट में, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3। अच्छा, कुछ जर्नल अलाउ नहीं करते कि आप इस फॉर्मेट में लिख के, तो जाहिर है बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपके सारे पॉइंट्स अलग अलग आ जाएंगे। जब कंक्लूजन हो जाए, एंड पे फिर आ जाए आप इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली ये हाईलाइट करें कि आप ये रिसर्च की आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, और उसका बैकग्राउंड लिटरेचर दे। और नॉर्मली जो लास्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें आप अपने वर्क के बारे में ब्रीफली बताते हैं 3-4 लाइनों में। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, जिसमें आप बेसिकली 5 क्वेश्चन आंसर करते हैं कि इस स्टडी का पर्पस क्या है, कौन सा प्रॉब्लम आपने स्टडी किया, मेथड, रिजल्ट और कंक्लूजन। ये जितने भी सेक्शन है रिसर्च आर्टिकल के, उनको आप ब्रीफली वहां पे समराइज करते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ कि मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं तो उसको एडिट करने में अपना टाइम जाया ना करें। पहली दफा जब आप लिखते हैं, आप फ्री स्टाइल में राइटिंग करें और आप ट्राई करें कि आप पेज भरे। फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उस टाइम आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेनली रिसर्च आर्टिकल के बारे में है। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल ये होता है कि जो भी अवेलेबल लिटरेचर होता है किसी टॉपिक पे, आप उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि आप उसके कुछ कंक्लूजन भी निकालें और रिसर्च गैप भी आइडेंटिफाई करें।
वैसे तो ये लिटरेचर अवेलेबल होता है गूगल सर्च से या स्कूपस या मतलब आम नॉर्मल सर्च है, आसानी से सबको मिल सकता है। लेकिन आपका काम ये होता है कि आप उसको इस अंदाज में अरेंज करें कि लोगों को पता चले कि कितना काम हुआ है अब तक और आगे कितना काम इस पे हो सकता है। तो रिव्यू आर्टिकल बेसिकली सिर्फ समरी नहीं होती, आपने उसमें क्रिटिकल डिस्कशन करनी होती है और उसके बाद आपने जब रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया तो आप फ्यूचर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन भी देंगे। ये आपका मेन काम होता है कि इस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ और रिसर्चर को चाहिए कि इस डायरेक्शन में फर्दर काम करे। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए ये जरूरी है कि जहां पे आप उसको सबमिट, पहले तो आप ये देखें कि आए रिव्यू आर्टिकल की जरूरत है भी या नहीं है। तो वो उस टॉपिक पे अगर आप देखें कि पिछले साल या इस साल कोई रिव्यू आया है तो नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उस टॉपिक पे दोबारा लिखें। अगर आप लिखेंगे तो समहाउ शायद वो कहीं पे एक्सेप्ट हो भी जाएगा, लेकिन ये है कि उसको पब्लिश करना मुश्किल हो जाता है फिर। तो आप ये देखें कि अगर किस टॉपिक पे रिव्यू नहीं है, आप उस पर लिटरेचर गैदर करें। लिटरेचर गैदर करने के भी अपने तरीके हैं, वो स्कूपस वगैरह में आप कीवर्ड्स डाल के और नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करके आप उसको गैदर कर सकते हैं और उसको फिर प्रॉपरली आप एक डिस्कशन फॉर्म में लाए कि इतना काम हुआ है, इतना काम नहीं हुआ, ये रिसर्च गैप है, फ्यूचर में ये काम हो सकता है। और आप मतलब सिर्फ समरी ना लिख के आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी साथ में डिस्कस करें। तो आर्टिकल ऐसा होना चाहिए रिव्यू आर्टिकल के जो भी उस फील्ड में नया बंदा आए उसके लिए एज अ गाइडलाइन हो। जैसे कोई टॉपिक सेलेक्ट करता है तो उनको ये पता हो कि ये गैप इस रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है तो इसको मैंने एड्रेस करना है, तो वहां से वो बेसिकली अपने लिए टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकता है। नॉर्मली रिव्यू आर्टिकल जो है वो इनवाइटेड होते हैं, जो टॉप रिसर्चर होते हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है कि आप सबमिट करें, लेकिन जाहिर है ग्रेजुएट स्टूडेंट भी सबमिट कर सकते हैं। बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं या इवन लिखने से पहले आप उस जर्नल के एडिटर इन चीफ को कांटेक्ट करें और आप उनको अपने कंटेंट से आप एब्स्ट्रैक्ट भेजें कि मैं इस टॉपिक पे लिखना चाहता हूँ या चाहती हो। तो उसका फायदा ये होता है कि कभी कभी वो बहुत अच्छी सी गाइडलाइन आपको देता है कि इसको इस डायरेक्शन में ले जाए, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड करे या ये पॉइंट डिलीट करे। तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप सबमिट करेंगे उस जर्नल में तो इनिशियल स्टेप्स जो है वो कंपैरेटिवली आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं रिव्यू आर्टिकल के बारे में। जी, सही हो गया। लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रही थी, जैसे आपने कहा कि एडिटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स तो अभी वो सुपरवाइज़र के अंडर है, तो वो डायरेक्टली इतना उनके पास एक्सेस भी नहीं है। उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एडिटर होता कौन है और आप कैसे उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन आई थिंक ये जितने भी यंग रिसर्चर्स होंगे, लाइक जो फ्रेश पीएचडी ग्रेजुएट्स होती हैं, अब उन्होंने जो प्रोफ़ेशन में जाना है, तो उनके लिए काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेटिव होगा कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में यहाँ से पता चलेगा कि जब वो रिसर्च की फील्ड में आएंगे तो उनको रिव्यू और पेपर लिखने में जो भी जर्नल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऐसे मिल सकती है। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल का मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड ये करना चाहूँगी, आप दोनों ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। मेरा ख़्याल है कि जब हम लोग रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो रिव्यू आर्टिकल से आपको इंट्रो लिखना थोड़ी-सी आसान हो जाता है। मतलब आपको अगर अगर आपका एक टॉपिक है, स्पेसिफ़ाई है, आप किसी रिव्यू आर्टिकल के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो आपको जो इंट्रो के लिए जो इन्फॉर्मेशन जितना मटीरियल है ना, वो रिव्यू में मिल सकता है। फिर उसमें आपको काफ़ी रेफ़रेंस मिल सकते हैं और आप उन रेफरेंस के सारे पेपर्स को स्टडी कर सकते हैं, तो आई थिंक आप एक बहुत अच्छा इंट्रो बना सकती हैं। रिव्यू आर्टिकल्स का ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, लास्ट टाइम हम जब वो हमने बात की कि आर्टिकल है तो हमने उसको पब्लिश करने के लिए देखना होता है कि कौन से न्यूज़पेपर में, और उसकी जैसे डॉक्टर शरीफ ने बात की कि रीडर्स को देखते हैं कि वो किस टाइप का होगा। अब एक जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल रिसर्च की फील्ड में न्यू है, उसको पता ही नहीं है कि उसे बस ये पता है कि उसने अपना पेपर कहीं सबमिट करना है, कहीं पब्लिश करना है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जर्नल्स हैं, जर्नल्स की रैंकिंग नहीं पता होती, जर्नल्स को चूज़ कैसे करना है, कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा फेक है। क्योंकि बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जिन्होंने टाइटल में लिखा होता है इंटरनेशनल जर्नल, तो हमारे माइंड में सिर्फ ये चीज़ आ जाती है कि इंटरनेशनल जर्नल है तो ये जो है ना फेक नहीं हो सकता। और समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके जो माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि जो शायद जो डोमेस्टिक जर्नल्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, इंटरनेशनल वाले ज़्यादा अच्छे होती हैं। तो मैं डॉक्टर शरीफ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि एक तो जर्नल्स को आप चूज़ कैसे कर सकते हैं, दूसरा आपको
मतलब जर्नल्स की जो ऐसे इम्पोर्टेंस है ना, डोमेस्टिक जर्नल है विद इन, जैसे पाकिस्तान में कई जर्नल्स हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर वो उस जर्नल में पब्लिश कर दिए हैं, मतलब अगर आपका इतना लेवल नहीं है कि आप इंटरनेशनल में पब्लिश कर सके, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च की फील्ड में बिल्कुल न्यू है, कि जर्नल कैसे सेलेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने को कैसे जर्नल जो है ना वो करना है। मैं जरा थोड़ा सा पीछे से लेके आता हूँ रिव्यू से। जैसे एहसान ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको जो है ना वो प्रेजेंट किया है कि जो रिसर्च है ना, जो जैसे इन्होंने बताया कि रिव्यू आर्टिकल एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आप उसको समराइज करते हैं, ठीक है, उसको समराइज करते हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि क्रिटिकली आप एनालाइज करते हैं और उसके पर्सपेक्टिव देते हैं और अपनी ओपिनियन भी देते हैं कि इसमें क्या और हो सकता है। इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूंगा जो मतलब न्यू रिसर्चर्स हैं, आने वाले जो अभी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए उनको टू मेक देम फेमिलियर विद द रिसर्च एरिया जिसमें भी वो जाना चाह रहे हैं, उस पे उनको उनसे रिव्यू लिखवाएं क्योंकि दिस इज एक्चुअली टू गैदर द डाटा, ओके, टू द रिसर्च। उसमें जब आप उनको मतलब 100-150 पेपर्स जो हैं वो उसमें सर्च करेंगे और उन पेपर्स को पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें जो है ना वो ओपन होंगी उनके लिए। तो रिव्यू आर्टिकल कोई भी स्टूडेंट, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं बल्कि जब मुझे क्या अपना चेंज करनी होती है फील्ड या कोई मतलब किसी नए रिएक्शन की तरफ जाना होता है, नई रिसर्च की तरफ जाना होता है, तो मैं उस रिसर्च में जो ना वो रिव्यू पेपर्स पढ़ता हूँ, रिव्यू पेपर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस पर रिव्यू लिखा जाए। जब आप रिव्यू लिखते हैं तो आपका जो है ना वो आपकी सोच और आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो इस लिहाजा रिव्यू लिखें, बेशक आपको प्रोफेसर कहता है या नहीं कहता, लेकिन आप इकट्ठा करना शुरू कर दें उस फील्ड के मतलब, और आपको थाउजेंड्स ऑफ द पेपर्स जर्नल्स यू विल फाइंड। अब ये है कि जब आपने ओरिजिनल रिसर्च को पब्लिश करना है या आपने रिव्यू को पब्लिश करना है या ओपिनियन को करना है या लेटर को करना है, व्हाट एवर, तो आपको उसका जर्नल क्या है। फेक जर्नल्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल वाले उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप कैसे करेंगे? अब उसमें 2-3 तरीके हैं कि आपको आपके जर्नल जब आप रिव्यू लिख रहे होंगे ना तो रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि आपकी फील्ड के कौन कौन से जर्नल्स हैं, ठीक है। अब आपकी फील्ड के जो जर्नल्स हैं आपने वो देखना है कि इसमें पर्टिकुलर, अब आगे ये ब्रांचेस भी है ना आपकी फील्ड में, उसमें फिर आगे भी जर्नल्स हैं, तो आप अच्छा पब्लिशर ले लें। बहुत सारे हैं, एल्सवेयर के हैं आपके पास, एल्सवेयर है आपके पास, साइंस डायरेक्ट के हैं आपके पास, रॉयल सोसाइटीज हैं आपके पास, अमेरिकन सोसाइटीज के हैं आपके पास, अभी जो ओपन एक्सेस में हैं पेड जर्नल हैं। तो आप उनमें से आप उसमें एक तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने पेपर का एब्स्ट्रैक्ट डाल के देखें, गूगल में डालें। अब तो गूगल पे भी बहुत, अगर आपके पास जो है ना वो सर्च इंजन नहीं है लाइक स्कूपर्स, और तो आप उसमें देखें और उसमें देखें कि सूटेड जर्नल कौन है, उससे रिलेटेड आपके पास बहुत से जर्नल आ जाएंगे, आप फिर देखें। और जैसे इन्होंने आपको मतलब के एहसान ने जो है वो सजेस्ट भी किया है कि आप एडिटर इन चीफ को लिखें, आप ना लिखें एडिटर इन चीफ को, एडिटर को लिख लें, डेप्टी एडिटर को लिख लें, असिस्टेंट एडिटर को लिख लें, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या प्रोफेसर से गाइडेंस ले लें जो सुपरवाइजर के अंदर है। पाकिस्तान में होंगे तो आपको डेफिनेटली प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा, देखिए अगर बाहर है तो वो लोग आप खुद भी उनके साथ कर सकते हैं, उनके ऑफिस। और अच्छे जर्नल्स जो हैं मतलब वो आपको रिस्पांस करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस करते हैं, आप उनमें गाइड, नॉर्मली तो गाइडलाइंस जैसे इन्होंने कहा गाइडलाइंस लिखी, जब भी किसी भी पब्लिशर में, पब्लिशर कंपनी में या किसी जर्नल में आप जाना चाहते हैं, गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। हर पेपर की अपनी गाइडलाइंस है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। अब आपने की बात इंटरनेशनल और लोकल की, देखिए बाज़ औक़ात आपके लोकल जो है उनका इम्पैक्ट फैक्टर बाहर वालों से ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें इस चीज में नहीं जाना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर कम है लेकिन उनकी रेपुटेशन ज्यादा है, बहुत सारे हैं, मतलब अमेरिकन केमिकल सोसाइटीज के हैं, रॉयल के हैं, और एल्सवेयर के हैं, वाइली के हैं। तो लिहाजा आप बेस्ट सूटेड देखें कि जो ज्यादा मतलब के पढ़े जाने वाला है और आसानी से जिसमें आपका पेपर हो जाए। काम पे डिपेंड करता है सर ना, आपने आपका काम क्या है आपको खुद पता होता है, आपका सुपरवाइजर के ओवर द इयर्स उसके एक्सपीरियंस है,
वो आपको खुद भी बता देंगे कि ये दिस इज द बेस्ट सूटेड जर्नल। लेकिन 2-3 जर्नल फिर भी रखें अपने जहन में कि मैं इसमें बैकअप प्लान ABC जो है ना वो रखें। तो इस तरह है, आप मतलब के देख सकते हैं उसमें कंटेंट से कि क्या कंटेंट्स हैं उनके। नहीं, मैं इस सेंस में वो तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर ही, मैं PhD स्टूडेंट हूँ तो हमारे पेपर भी सुपरवाइजर ही सबमिट करता है। मैं जस्ट इन सेंस में कि स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है कि जर्नल्स होते क्या हैं, उसमें कैसे पेपर सबमिट होता है, तो एटलीस्ट उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जर्नल्स की भी रैंकिंग होती है। फॉर दैट आई वुड से ट्रैक योर रिसर्च, अपनी रिसर्च को ट्रैक करते रहें, अपनी रिसर्च को देखते रहें कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन से जर्नल्स हैं उनमें आपके पेपर जो है ना मोस्टली पब्लिश हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। दैट्स नॉट बिग डील। प्लीज ओवर टू यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर एहसान आपकी तरफ आऊँगी। अब हमने जर्नल तो ओवरव्यू एज अ ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, जर्नल्स को कैसे मतलब आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो जर्नल्स भी होती हैं वो पेड होती हैं और अनपेड, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ट्रैप भी हो जाते हैं। एक जर्नल है जो इतनी हाई अमाउंट आपसे मतलब ले रहा होता है, और एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने खुद ऐसी कई एग्जांपल देखी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब अगर सुपरवाइज़र उनका काम पब्लिश नहीं कर रहा या सुपरवाइज़र करना चाह रहा है तो वो डिमांड करता है, वो कहता है कि हम पेड में इसको देते हैं, आप इसके पैसे पे कर दें। तो ये थोड़ी सी एक जो है ना, जो हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो पेड जर्नल है वो किस स्टेज पे जाके आपको पेड चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास फैसिलिटी है, ओपन मतलब फ्री जर्नल्स हैं, तो आप पहले फ्री को कंसिडर करें ना, फिर कौन से स्टेज में जाके आपने पेड को कंसिडर करना। ओके, मैं थोड़ा सा जर्नल सिलेक्शन पे बात करूंगा और फिर आपके पॉइंट की तरफ आऊंगा कि एक सिंपल तरीका है जर्नल सिलेक्शन के लिए कि आप सबसे पहले चेक करें कि वेब ऑफ साइंस में सारे जर्नल का रिकॉर्ड मौजूद है, कि जिस जर्नल में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या पोटेंशियल 2-3 जर्नल्स है, वेब ऑफ साइंस पे वो इंडेक्स है या नहीं है। आप उसका टाइटल देख के भी कर सकते हैं, किसी फील्ड के अंडर भी उसके जितने भी जर्नल हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, या ISSN नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें। अच्छा, आपके फील्ड में ज़ाहिर है 100+ जर्नल आएंगे, आप अपने काम को देखें कि वो काम कहाँ पे फिट हो सकता है, वो बेस्ड ऑन इम्पैक्ट फैक्टर है। अच्छा, ये भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपके मोस्टली पेपर किन जर्नल्स में है, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ये देखें कि जिस जर्नल में आप सबमिट कर रहे हैं, आया उसका स्कोप आप लाजमी पढ़े, वो आपके काम के स्कोप में आता है, इस तरह का काम वहां पे पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत अच्छा आर्टिकल होता है और लो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में इसलिए रिजेक्ट होता है कि उनके स्कोप में नहीं आता, और उससे अननेसेसरी जो है आपकी आप डिस्करेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्कोप चेक करें। अगर मेंशन नहीं है क्लियरली तो आप जर्नल के कुछ पेपर चेक करें कि इस तरह का काम रिसेंट ईयर में पब्लिश हुआ है या नहीं। बहुत फास्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल के स्कोप भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि जर्नल जो है वो ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन जर्नल, तो ये दोनों कैटेगरी कॉमन है। फ्री जर्नल वो होते हैं जो कि अतर से चार्ज नहीं करते, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको वो मतलब पेड एक्सेस देते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि साइंस डायरेक्ट के आर्टिकल आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन घर पे ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइसेंस होता है, तो वो अतर से चार्ज नहीं करते। जो ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं वो उनके रिवर्स होते हैं कि वो अतर से बेसिकली चार्ज करते हैं, लेकिन वो सबको फ्रीली अवेलेबल होता है और कोई भी बंदा किसी भी जगह उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे एक डिबेट है, नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि जो ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं या जो पेड जर्नल होते हैं वो पैसे लेके पब्लिश करते हैं। तो इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। मैं खुद बहुत से जर्नल का रिव्यूअर हो, ठीक ठाक उधर भी रिव्यू प्रोसेस होता है। सिर्फ ये एक एडवांटेज होता है कि रिव्यू प्रोसेस कंपेरेटिवली फास्ट होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपने जल्दी पब्लिश करना है तो आप पेड जर्नल में पब्लिश करें। अदरवाइज जो फ्री जर्नल है वो अवेलेबल है, और कुछ ऐसे फ्री जर्नल है जिसमें आप बहुत फास्ट जो है वो आर्टिकल पब्लिश कर सकती है। ये भी आपको जर्नल की वेबसाइट्स पे मिल सकता है कि उस जर्नल का रिव्यू स्पीड क्या है, फर्स्ट डिसीजन तक और फाइनल डिसीजन तक। और एक ये भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं वहां पे कि एक्सेप्टेंस रेट क्या है,
तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि इस जर्नल में आपके पेपर पब्लिश होने के चांसेस है या नहीं है। दोबारा मैं ओपन एक्सेस की तरफ आऊंगा कि ओपन एक्सेस में मेरे ख्याल में बीइंग अ स्टूडेंट तो पब्लिश करना बहुत मुश्किल है। ये डॉक्टर शरीफ को पता होगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और प्रोजेक्ट में आपके पास मनी होती है तो उसमें पब्लिकेशन या कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए भी कुछ मनी एलोकेट होती है। तो उस केस में तो आप यूज कर सकते हैं उस मनी को कि आप ओपन एक्सेस में पब्लिश करें और उनके चार्जेस पे करें, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में मिनिमम $1500 है, उससे कम तो बहुत मुश्किल है कोई अच्छा जर्नल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट को ओपन एक्सेस जर्नल में जाना चाहिए इस स्टेज पे जब जरूरत नहीं है। बहुत से फ्री जर्नल अवेलेबल है अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करें और वहां पे आपका काम पब्लिश हो सकता है। और अब तो खैर कुछ जो जर्नल है उसमें हाइब्रिड दोनों ऑप्शन है कि आप ओपन एक्सेस में भी पब्लिश कर सकते हैं और फ्री में भी, लेकिन फ्री में मेरे ख्याल में स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए और आराम से पब्लिश हो सकता है। अगर आपको जल्दी पब्लिश करना है तो आप जर्नल ऐसे सर्च कर सकते हैं जिनका डिसीजन जल्द लिया जाता है। तो आई थिंक फॉर स्टूडेंट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और अगर एडवाइजर उनको फोर्स करता है तो मेरे ख्याल में उनके पास अगर फंड्स है तो वो यूटिलाइज करे, स्टूडेंट से लेना तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। सना माइक म्यूट है आपका। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने खुद ऐसे कई जर्नल देखे हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को इंटरनेशनल जर्नल कह रही होती है और उनमें नीचे अमाउंट लिखी होती है कि आपने कोई भी पेपर सबमिट करना, उसमें एक्सेप्टेंस भी बड़ी जल्दी आ जाती है आपको, और आपके वो कोई 70 पाउंड 75 पाउंड डॉलर्स के हिसाब से होता है। तो कई स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं ना उस चीज में भी। तो इसके भी थोड़ा सा दे दें कि आपने मतलब ऐसे ही नहीं ब्लैंकली जब देखा है कि वहाँ पेमेंट है तो आपने पे करना है उसका, मतलब जब उस पेपर की कोई वर्थ ही नहीं, कोई इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है, वो साइटेशन में नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ओके तो जिस तरह मैंने पहले क्लेरिफाई किया कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो जर्नल वेब ऑफ साइंस पे रजिस्टर है या नहीं है। किसी भी जर्नल का नाम डाल के या उसका ISSN नंबर डाल के आप देख सकते हैं। अगर वेब ऑफ साइंस पे नहीं है सो आप उसको भूल जाए, वहां पे तो सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है, शायद इस दफा मैं शेयर करूं, predatoryjournal.com। वहां पे जितने भी फेक जर्नल्स है उनकी लिस्ट है, तो उनको आप अवॉइड करें। दूसरा एक और हिंट है कि फेक जर्नल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो उनका रिव्यू स्पीड बहुत फास्ट होता है। वो कहते हैं कि सबमिशन 14 जुलाई एंड पब्लिकेशन डेट 17 जुलाई पहले से आपको बताते हैं, और जिस फॉर्म में आप पेपर सबमिट करते हैं उसको PDF में कन्वर्ट करके वो आपको वापस भेजते हैं कि जी एक्सेप्ट हो गया। इस तरह के जर्नल का नॉर्मली स्कोप बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, स्पेसिफिक नहीं होते। तो एक हिंट है कि अगर कोई जर्नल कहता है कि साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंसेज, तो नॉर्मली इस जर्नल से आप जो है वो बी केयरफुल, क्योंकि स्कोप बहुत स्पेसिफिक होता है किसी भी जर्नल का। दूसरा, अगर किसी भी बड़े इंडेक्स में, जैसे मैंने बताया कि वेब ऑफ साइंस या स्कोपस में इंडेक्स नहीं है और वो आप आराम से उसका नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें जब तक आप में श्योर नहीं है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर वेरीफाइबल है। अगर आप उसको वेरीफाई वहां पे कर सकते हैं तो फाइन, वहां पे आप जाए। अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप उसमें सबमिट ना करें। सही हो गया ये। बाकी आपने जो बात की है ना, हिंट दी है कि जिसमें स्कोप है, क्योंकि मोस्टली जर्नल्स ऐसे ही होते हैं जिसमें लिखा होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, मतलब उसमें सारी फील्ड्स कवर अप हो रही होती हैं। तो जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारी फील्ड से रिलेटेड होती है वो स्पेसिफाई होती है। लाइक अगर मेरी फील्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हमारे जितने जर्नल्स होंगे वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, उसमें और फील्ड्स कवर अप नहीं हो रही होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना ये इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि आप ट्रैप ना हो, एटलीस्ट आप जर्नल को जब भी देखें। मेरा जो कंसर्न ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में तो ओवर आपको पता है कि सुपरवाइजर के आप अंडर है, सबमिशन हर चीज वो सुपरवाइजर ने डील करनी है, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो ब्लैंक ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि जर्नल्स क्या होते हैं, नहीं कि उनके पास एक जनरल इंफॉर्मेशन हो रही है कि आप अगर आप किसी को बता रहे हो कि आपका जी पेपर आया और आपको यही नहीं पता कौन सा जर्नल है, ये जर्नल में एक्सेप्टेंस कैसे हुई, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर शरीफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम लोग अभी वो डॉक्टर एहसान रिव्यूज की बात कर रहे थे, तो कई ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसमें टाइम लिमिट होता है एक, मतलब कुछ आपकी फौरन से एक्सेप्टेंस होती है, पेपर आपका पब्लिश हो जाता है और कई में आपको साल लग जाते हैं, मतलब वो रिवीजन के लिए आता है दोबारा दोबारा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये मतलब ये भी जर्नल की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप जिस जर्नल में सबमिट कर रहे हो उनका टाइम ड्यूरेशन और वो टाइम टेकिंग होता है कि वो आपको 6 माह के बाद या 7 माह के बाद आपको
रिस्पॉन्स करती हैं और आपको रिवाइज करने को कहती हैं, फिर आप दोबारा सबमिट करती है, रिवीजन चलती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने जस्ट पेपर सबमिट कर दिया है तो वो ये नहीं कि कल परसों आपको ईमेल आ जाए, क्योंकि जैसे हम फेक जर्नल्स की बात करें तो उसमें मोस्टली यही चीज़ होती है, आपने एक हफ्ता नहीं हुआ पेपर सबमिट करवाया, आपको एक्सेप्टेंस का जो है ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जी पेपर एक्सेप्ट हो गया, आप पेमेंट करें और पेपर पब्लिश कर लें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंशिएट कर दें कि जहाँ पे आपका पेपर जल्दी एक्सेप्ट हो रहा है और जहाँ पे टाइम ले रहा है, तो इसकी क्या वजह होती है। थैंक यू वेरी मच। बीच में आपकी आवाज जो है ना वो इंटरसेक्ट हो गई थी, लेकिन मैं उसका थीम मुझे समझ आ गई है कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। देखिए ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। एक जो है ना वो 3 दिन में, जैसे उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को पेपर जो है ना वो सबमिट होगा और 18 जुलाई को या 17 जुलाई को पेपर जो है ना वो पब्लिश भी हो जाएगा। और एक दूसरी है जिसमें आपको 10-10 महीने तक पता ही नहीं है कि पेपर गया कहाँ है, ठीक है, उतनी देर में। दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, दोनों से अवॉइड करें इस तरह के जो भी है टाइम। नॉर्मली अब जो है अभी इस दौर में जो जब भी चल रहा है, अभी मैक्सिमम जो है वो जो सही पब्लिशर्स हैं, अच्छे हैं, ओपन है या मतलब के वो नॉन ओपन जो कह सकते हैं आप, वो 8 हफ्ते है, मैक्सिमम 12 हफ्ते, ठीक है। इसमें आपको डिसीजन देना। देखें जी आजकल आपके पास इतनी टेक्निक्स हैं, करेक्टरिस्टिक टेक्निक्स हैं और हर फील्ड में है, वो आप बायोलॉजी हो, वो इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स है, वो केमिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज। अब इतनी है 3 माह में तो रिसर्च का वैसे ही जो है ना वो अप एंड डाउन हो जाता है। एक चीज जो है ना वो एक टॉपिक फटाफट आता है, उस पर और लोग काम करते हैं जो कि विद इन डेज काम कर ले। तो अगर 9 माह के बाद आपका एक पेपर आ रहा है तो इट डजंट मेक सेंस कि आप इस तरह के जर्नल में जो है ना वो अपना पेपर सबमिट करें। वो आपको उनके रिव्यू से पता चल जाएगा कि कौन से जर्नल जो है वो इतना टाइम, उसमें सबमिट ही ना करें, उसमें सबमिट ही ना करें, आपको करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। जस्ट अ मिनट, समवन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज, आई जस्ट स्विच्ड ऑफ, बट देखिए। तो दूसरा जो 3 दिन वाला है, 4 दिन वाला है ना, वो भी दैट आल्सो आई से वन मस्ट अवॉइड दैट। या इन बिटवीन उसमें देख लें कि टाइमलाइन क्या है, जर्नल बताते हैं उसमें। आप अगर आपका 3 माह के बाद नहीं आया तो मेरी ये सजेशन है कि पेपर विड्रॉ कर लें। अगर आपका इतना अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब कि आपको ये डर है कि आप इसको पेपर अब 3 माह और चलेंगे तो कहीं और ओपन एक्सेस में, या जो जिनका 3 हफ्ते का, आप देखें एहसान बताएंगे, एहसान ये ACS तो 3 वीक्स में आपको रिप्लाई कर देता। RSC जो है, RSC के ग्रीन केमिस्ट्री पेपर है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते। तो उनके जो चार्जेस हैं, जब देखिए अब बात कर रहे थे पहले ये कि उनके चार्जेस जो उनकी कॉस्ट है, उनकी कॉस्ट क्यों है? क्योंकि उनके कैपेसिटी को इंक्रीज किया हुआ उन्होंने उनके पास लोग रखे हुए हैं, उन्होंने पब्लिशर्स ने, वो फौरी तौर पे आप लोगों को भेजेंगे, उनके रिव्यूज आएंगे, एडिटर देखेगा कि क्या उनको, वो 10-12 लोगों को कांटेक्ट करेंगे। अब एहसान जैसे रिव्यूअर हैं, मैं भी काफी जर्नल्स का रिव्यूअर हूँ, तो हमारे पास पेपर आता है तो बाज़ औक़ात हम 2-3 देखते भी नहीं है उसको, 2-3 दिन बाद के हम उसको पेपर को देखते हैं तो फिर is it, I mean as per my research, या मेरी फील्ड का है कि मैं इसको रिव्यू करूं या ना करूं। फिर अगर मैं रिव्यू नहीं करता, मेरी फील्ड का नहीं है, तो मैं नहीं करता, मैं कहता हूं कि मतलब कि आई एम सॉरी बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू माय रिसर्च और आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गिव। तो फिर उसमें ये होता है कि वो पेपर फिर वापस चले, वो फिर किसी और को भेजेंगे, ठीक है। लेकिन वो आप जर्नल को समझें, इसलिए वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अब दूसरी तरफ जो है जर्नल जो 9 माह 10 माह साल लगा देते हैं। अब एक जर्नल है अपने मुल्क का ही है, मैंने पेपर जमा करवाया 8 माह जो है ना बाद उसका वो आता है। तो उसमें पता कौन लोग ज्यादा पब्लिश करते हैं, जिनको पता होता है ये इस काम का क्या है, ये मतलब इट्स नॉट ऑफ दैट वैल्यू। और उनके आप उनका चेक कीजिए, उनके इम्पैक्ट फैक्टर देख लीजिए, वो भी 0.0 में ही होगा। तो यही है ना, देखें ये जर्नल के लिए है। जर्नल अगर जल्दी आपका पेपर करेंगे, आप एक स्टैंडर्ड टाइमिंग के अंदर आप रिव्यू करेंगे तो वो पेपर आएगा, वो पेपर पब्लिश होगा, उस पेपर की फिर साइटेशन होंगी, उस साइटेशन की बुनियाद पे जर्नल की वैल्यू बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जो है ना वो चेक करें कि एक मीडियोकर सा टाइम हो। ओपन एक्सेस में मतलब जल्दी है, लेकिन उसमें पैसे, जैसे एहसान बता रहे थे कि पैसे स्टूडेंट्स, वाई स्टूडेंट शुड पे, मतलब कि स्टूडेंट शुड नॉट पे, स्टूडेंट मस्ट नॉट पे, ठीक है। सुपरवाइजर के पास पैसे हैं तो वो ओपन एक्सेस में
को करे, अगर नहीं है सपोर्ट तो प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट्स में भी नहीं है तो देन फाइंड सम अदर जर्नल्स। जैसे उन्होंने कहा हाइब्रिड भी हैं, आप पेड भी हैं, ओपन भी हैं, आप उसमें देखिए बहुत सारे जर्नल्स हैं। यू विल फाइंड रियली देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर पब्लिशर्स who take the publishing the papers, the research articles as a science, not as a business। ठीक है, जो कि मतलब इसको साइंस समझ के कर रहे हैं। you will find in plenty of journals nowadays। so उसमें देखें आपको जो मीडिया के 2 माह ठीक है, अगर आपका काम बहुत ही हॉट वर्क है, बहुत ही रिसर्च है, जो आपको कि ये इसमें अभी तो not a 8 months is a good time। please over to you। जी सही हो गया। अच्छा, मैं इसमें एक वो टर्म सुन रही थी, ये ओपन एक्सेस और एक पीर रिव्यूड होता है, इसके अलावा मुझे बाकी टर्म्स नहीं पता, तो डॉक्टर साहब आपसे कहूंगी अगर इसके अलावा भी कोई टर्म्स है तो थोड़ा सा बता के डिफरेंशिएट कर दें, थोड़ा सा लाइक मुझे भी इसका थोड़ा जनरल नॉलेज हो जाए और जिन्होंने जस्ट नाम ही सुना हुआ उनके लिए भी थोड़ा सा ना नॉलेज आ जाए, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ओके जो भी अच्छे जर्नल है, जो जैसे मैंने बताया कि वेब ऑफ साइंस में अगर वो इंडेक्स है तो नॉर्मली पीयर रिव्यू जर्नल होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम उसमें सबमिट करते हैं वो उस फील्ड में अननोन लोगों को चला जाता है और वो आपके काम को रिव्यू करते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं। रिव्यू प्रोसेस फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंगल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड होता है, जिसमें अथर्स को भी नहीं पता होता कि काम किसके पास जा रहा है और रिव्यूअर को भी नहीं पता होता कि किसका काम है। लेकिन नॉर्मली सिंगल ब्लाइंड होता है जिसमें रिव्यूअर को पता होता है कि किसका पेपर है, लेकिन अदर्स को पता नहीं होता। तो जितने भी जर्नल नॉर्मली है वो तो पीयर रिव्यू जर्नल होते हैं। कुछ आर्टिकल उसमें हो सकते हैं जो कि इनवाइटेड है और जो बहुत टॉप के रिसर्चर है, तो वो शायद पीयर रिव्यू के प्रोसेस में ना जाए, वरना नॉर्मली तो अगर साइंटिफिक जर्नल है तो पीयर रिव्यू लाजमी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक 2 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो पिछली डिस्कशन से रिलेटेड है, कि एक तो अगर जर्नल बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, 2-3 महीने या 4 महीने एडिटर के पास पड़ा हुआ है, तो सम टाइम हम लोग जो है ना वो शाई होते हैं और हम कांटेक्ट नहीं करते। इसमें कोई मजाइका नहीं है कि आप एडिटर को पोलाइट अंदाज में कांटेक्ट करें कि मेरे पेपर का स्टेटस क्या है, क्योंकि कभी कभी वो पेपर ओवरलुक हो जाता है या उनको प्रॉपर रिव्यूअर नहीं मिलते उस फील्ड में, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अच्छा आप हमें रिव्यूअर बताए, हमें रिव्यूअर मिलने में मुश्किल आ रही है, तो आप रिव्यूअर उनको सजेस्ट कर सकते हैं और उसका फायदा ये होता है अगर उनके पास चला जाए तो शायद आपको एक प्लस मिल जाए। दूसरा, ओपन एक्सेस में मैं एक बात कहूंगा कि कुछ जर्नल ऐसे है जो कि है ओपन एक्सेस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए, स्पेशल डेवलपिंग कंट्री के लिए वो उनकी फीस जो है वो माफ हो जाती है। तो आप ये ऑप्शन भी लाजमी एक्सप्लोर करें, एक दफा चेक करें कि उस कंट्री लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम आता है या नहीं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। या आप एडिटर इन चीफ को या किसी एडिटर को लिख सकते हैं कि लो इनकम कंट्री से बिलोंग करता हूं मैं, तो शायद वो फीस आपको या तो उसमें डिडक्शन करे, कुछ डिस्काउंट दे, या वो फीस माफ करे। तो ये भी ऑप्शन जो है लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, मैं जो ना ये सारी वो जब पेमेंट और इन चीज़ों की बातें सुन रही हूँ ना, तो फिर मुझे जैसे अभी डॉक्टर शरीफ कह रहे थे कि ये जो है ना पैसा कमाने और ये नेम गेम का काम ना हो, तो मुझे वो आपकी लास्ट टाइम वाली बात याद आ गई जो मैंने आपसे पूछा था कि लोग पीएचडी की तरफ क्यों आए डॉक्टर टाइटल के लिए। तो आप तो माशाल्लाह साइंटिफिक एडवाइजर हैं, तो मैं आपको कहूँगी आप तो रिसर्च के एम्बेसडर हैं। आप लोगों को क्या बताएंगे या यंग स्कॉलर्स को कि वो पेपर अगर पब्लिश करेंगे तो उससे उनको क्या एडवांटेज मिलता है? क्या आपका नाम आता है, आप लोगों को बताओ कि मेरा पेपर आया है, या फिर आप उससे कोई आपको अवार्ड मिलता है कि आपके वो इकट्ठे होते रहते हैं कि आपके एक पेपर आ गया, 3 आ गया, 4 पेपर्स आ गए हैं, तो अब जी आपको अवार्ड मिलना चाहिए, या आप इससे कोई पैसा अर्न कर रहे होते हैं? तो एज अ रिसर्च एम्बेसडर मैं आपसे कहूँगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें ये नहीं पता कि यार ये पेपर क्यों पब्लिश करें, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर की एग्जांपल लेते हैं ना, तो उसमें जो आर्टिकल एक बंदा दे रहा है, अगर उसके रीडर्स पढ़ रहे हैं तो उसको तो पेमेंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो फिर पैसों के अकॉर्डिंग अगर जब उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो और काम करेगा, वो और अच्छे आर्टिकल्स लिखेगा। तो जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो उनको पता तो होना चाहिए ना कि पेपर पब्लिश का बेनिफिट क्या है। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है स्कॉलरशिप के लिए, या फिर आपको जॉब लेनी है तो आपके इतने पेपर्स होने चाहिए कि इतना इम्पैक्ट फैक्टर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एज अ रिसर्च एम्बेसडर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रिसर्च पब्लिश करने का बेनिफिट क्या है।
थैंक यू वेरी मच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक तो जॉब के लिए आपने कहा है और एक जो है ना वो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हमारे मुल्क में बेसिकली हम लोग नेचुरल साइंसेज में इसलिए जाते हैं कि ये चलें कुछ ना कुछ होगा, ना होगा तो ट्यूशन तो पढ़ा लेंगे, साइंसेज की ट्यूशन तो हैं ही ना। तो वहां से जब हमारा स्टार्ट होता है हमारा क्लियर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है रिसर्च का, कि रिसर्च को क्यों पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी में एक वर्ड बोला जाता है, उसको कहते हैं पब्लिश और पैरिश, ठीक है। पब्लिश और पैरिश, फिनिश। तो देखिए कि ये आपने जो कुछ भी किया है, आपने रिजल्ट्स हैं, आपने अपनी नोटबुक पे लिखे हुए हैं, लेबोरेटरी बुक में लिखे हुए हैं, आपके पास हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो एक्चुअली दिस इज अ पब्लिकेशन दैट रिसर्चर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर थॉट्स, देयर रिजल्ट्स टू द कम्युनिटी, टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो आपकी एडिशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, ठीक है। और दूसरा यह है कि पब्लिकेशन जो है वो भी एक ऐसे, इट इज रिगार्डेड लाइक रिकग्निशन, ये एक आपकी रिकग्निशन है आपके काम की। जब आप अपना एज ए रिसर्चर अपना काम पब्लिश कर रहे हैं तो इट गिव्स यू रिकग्निशन इन अ साइंटिफिक कम्युनिटी। तो पब्लिकेशन यही है कि अपनी थॉट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू पब्लिश वट एवर यू हैव इन वट एवर द जर्नल यू थिंक इट फिट्स बेस्ट इन, उसमें आपको पब्लिश करना चाहिए। अदरवाइज पैरिश, वो आपको दिखाना तो है ना, मैंने ये किया है, लोगों तक जाना चाहिए, दे शुड नो। दैट इज माय एडवाइस। हाँ, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमारे में थोड़ा सा ये आ गया था कि हमने साइंटिफिक वर्ल्ड में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना, तो हमारी ये कंट्रीब्यूशन अगर हमने काम किया है तो हम उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे ना, हमने ये काम किया है। लेकिन वहां पे ना थोड़ा सा ये गैप आ जाता है कि मैं अपने कंसर्न से ये पूछूंगी कि जैसे मैं तो पीएचडी कर रही हूँ ना, पीएचडी में आपके जो सर्कल में लोग होते हैं ना, तो आप उनके साथ एज अ कंपिटिटर आप बता रहे थे कि आपका पेपर है तो आप इसको सारों को बताना चाहते हैं, तो पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो मैं वो पूछ रही हूँ कि वो तो आपको एक खुशी होती है कि सारे अप्रिशिएट करते हैं, आपका पेपर पब्लिश होता है तो फौरन से आपको कांग्रेचुलेशंस मिलती हैं, लेकिन इन बैक आपको इससे कोई फायदा, जैसे मैंने वो बात की ना कि अभी वो एक सोशल मीडिया भी आया कि प्रोफेसर्स की लिस्ट में 2% पाकिस्तानी प्रोफेसर्स भी हैं, तो वो बड़ा वो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो वो जो न्यू मेरे जैसे स्कॉलर्स है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि पेपर पब्लिशिंग से ही आपको ये या तो फेम मिल रहा है कि आप, क्योंकि उन प्रोफेसर्स को पहले कोई नहीं जानता था ना, जैसे वो लिस्ट आई है तो उनको तो पब्लिसिटी मिल रही है। तो इस सिनेरियो में कि शायद कहीं प्लस पॉइंट सिर्फ डिग्री और इस चीज़ से मिलके अगर फेम में भी, आजकल लोग सोशल मीडिया पे भी फेमस होना चाहते हैं, तो रिसर्च की साइड पे आ जाए तो उनका क्या कंसर्न होना चाहिए कि नहीं सिर्फ आपको डिग्री के लिए पेपर नहीं चाहिए, आपको इससे फेम भी मिलेगा, आपको अवार्ड मिल सकते हैं, नेक्स्ट कोई सेरेमनी में आपको बुलाया जाए, जी आपका वो पेपर तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो इस सेंस में थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी। देखिए एहसान, आप करना चाहेंगे या मैं, शुड आई गिव माय वर्ड्स? आप बात करें, मैं फिर उसको बात करता हूं। देखिए हर चीज जो है ना वो फायदे के लिए नहीं की जाती और ना ही करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और दूसरा है कि अगर आपने फेम करनी है तो देन द साइंसेस आर नॉट फॉर यू, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, है ठीक है। अब तो ये सोशल मीडिया है, पब्लिकेशंस हैं, लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। आपकी फेम जो है ना वो विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी है, अगर आपने साइंसेस करनी है, ठीक है। अगर आप विद इन कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी? वही आपकी, अगर आप बायोलॉजी में है तो आपकी वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, वही आपको जानती है। आपको वो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी दूसरे बंदे को ना पता हो कि डॉक्टर सना या डॉक्टर शरीफ, डॉक्टर एहसान जो है ना वो यहाँ पे हैं और उनकी रिसर्च क्या है। हाँ, ये जानते जरूर होंगे कि दे आर प्रोफेसर्स हियर आल्सो, आवर फैकल्टी मेंबर्स एंड आवर कोलीग्स ना। फेम जो है ना वो साइंस में नहीं है। साइंस जो है, मेरा ये मानना है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो तब शायद डिफरेंट था, लेकिन जब मैं पीएचडी कर रहा था तो फिर उस वक्त मैं एक बात आपको जो है ना वो शेयर करता हूं उससे पहले, कि ये आप जो कर रहे हैं ना, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, आप तहकीक कर रहे हैं, एंड दिस इज द फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर योर फेम, ठीक है। इसमें फेम वाला छोड़ देंगे, आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं।
अल्लाह के लोगों के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं, उसमें आप नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं। क्या है रिसर्च एक्चुअली क्या है? आप साइंसदान जब बचपन में पढ़ते थे साइंसदान, तो एक पता नहीं वो फेयरी टेल वाला था कि ये साइंसदान चीज क्या होते हैं ना, पता नहीं वो एक कोट पहना होता है, इधर से एक वो टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, इसमें डालते हैं और बीच में से पता नहीं धुआं निकलना शुरू हो जाता है। बाबा ये साइंस जो है वो आप ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। देखिए आपको फेम नहीं मिलेगी, बहुत कम है ये 1-2% जो आपने कहा, वो आगे उस लिस्ट में भी बहुत सारे जो है ना वो कंसर्न्स हैं लोगों के। देखिए क्या कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं और आप हजारों मील दूर बैठे हुए हम जो है ना वो बात कर रहे हैं, इसका फायदा उस साइंटिस्ट को नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है, जिसने ये सारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा या जिसने इस पे की होगी, उसको नहीं मिला होगा। कोविड वैक्सीन आ रही है, तो अब वो एक साइंसदान, वो इस वक्त तो ये एरा ही ऐसा है, सोशल मीडिया है कह के, तो वो आगे वो एक दो बंदे का नाम आ रहा है, लेकिन वो कोविड वैक्सीन जब फाइजर बना रही है या बायोटेक बना रही है, तो फाइजर वाले किसी साइंटिस्ट का नाम आपके सामने आया? फाइजर वाला किसी को पता है कि फाइजर में कौन है? ठीक है, आपके बायोलॉजी में आप अगर केमिस्ट्री है तो उसमें इतने सारे 70-80 प्रोसेसेस हैं जिससे आप हर रोज घर बैठे जो है ना वो चीजें खा भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो ये सारा किसने किया? वो इसके पीछे आप लोग हैं, इसके लोग आप रिसर्चर हैं, आपकी पब्लिकेशन है, आपकी आर्टिकल्स हैं, ये बिल्ड हो रहा है, ये आप बिल्ड कर रहे हैं। आप एक रिसर्च करें, एक आपने एक रिएक्शन किया, एक काम किया, एक रिजल्ट्स आए, अब अगला बंदा जो करेगा ना वो उसको बिल्ड करेगा, उसके ऊपर रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उसको यूज करके उस नॉलेज को, उसका नॉलेज फिर अगला साइंटिस्ट यूज करेगा, ठीक है। तो वो जाते जाते कोई नई चीज बीच में से जो है ना वो निकल आएगी, और उसमें कुछ टारगेटेड होती है और कुछ जो है ना वो एक्सीडेंटल होती है। लिहाजा ये आप अगर इसको ये समझें कि मुझे फेम मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, that you will get. I think he is internet issue. Right. Can you hear me? ठीक है, हाँ, तो वो शायद उस तरह नहीं, शायद मतलब जिस तरह मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक बना ली और अपने मतलब के बिलियनियर बन गए, किसी ने क्रीम बना ली, किसी ने कोई और यूनिकॉर्न जो है ना वो जो है ना वो डेवलप कर दिया, तो उस तरह नहीं है, आपका थोड़ा डिफरेंट जाना चाहिए, मिलेगा आपको जरूर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपकी ये साइंसेस में वो नहीं है हार्ड, वो नहीं जाएगी। मेरे पीएचडी बॉस थे ना, मतलब के थीस्ट, लेकिन वो एक बात उनको पूछा कि इतनी पब्लिकेशन कर रहे हो क्या है, तो मैं 800-900 पब्लिकेशन है, मैं ये है कि जब मुझे अगर कल को अल्लाह पूछ ही ले, गॉड पूछ ले कि क्या कर गया, तो वो मैं कहूंगा कि मैंने 600 पेपर पब्लिश किए थे, मैंने 70 लोगों को पीएचडी करवाई थी, मैंने इतने लोग को मतलब कि मेरे पास से पोस्टा करके गए थे और वो वापस गए, वापस जाके एक बंदा एक प्रोफेसर है और एक फैमिली, तो एक हमारे मुल्क में तो एक बंदा कई फैमिलियों का जो है ना वो हौसला होता है, ठीक है ना। आप देखिए कल जो है ना वो परसों एक कायदे आज़म डे था, तो चल रहा था ना, तो मेरी नजर से एक चीज गुजरी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बड़ी वो जो है ना वो वायरल हुई थी, तो उन्होंने किसी ने पूछा ना, जिना इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, हाँ, तो उस वक्त तो नहीं उनको पता था कि मिल जाएगा पाकिस्तान, तो उसने कहा कि मैं इसलिए करूं कि व्हेन आई गो टू गॉड ही से वेल डन जिना, है, तो कुछ चीजें वहां उधर जाने के लिए भी रख ले, वहां जाके कहेंगे कि हम ये करके आए, बस यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज माय टेक ऑन दैट, प्लीज। नहीं, वो बहुत अच्छा हो गया। एक हम इसको जर्नल टर्म में कह लेंगे कि आप साइंस की वर्ल्ड में आए हैं, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, क्या आपने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है, जिस साइंस ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, उस साइंस को आपने कुछ दे के जाना है। जब आप इस फील्ड में हो, आप जब तक हो तब आप उसको दे। लेकिन ये भी फैक्ट है डॉक्टर शरीफ, मैं आपसे कहूंगी कि लोग इसको कंपटीशन में बहुत लेके आते हैं, लोग गिनवाते हैं कि मेरी इतने जर्नल्स में पेपर है, मेरा इतने इम्पैक्ट फैक्टर। इवन आपको ये थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन एक स्टूडेंट ने अपनी स्टोरी शेयर की कि उसका जो प्रपोजल आया वो पीएचडी रिसर्चर है, तो वो उसने
इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया लड़की को कि इसके पास तो पेपर नहीं है, मेरे पास तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास इतनी पब्लिकेशंस हैं। तो आप मुझे ये सुन के इतनी हंसी आ रही थी कि ये यहाँ पे भी कंपटीशन आ गया कि आप वो प्रपोजल में नेक्स्ट टाइम, मैं बल्कि परेशान हो रही थी कि मैं पीएचडी उससे कहीं स्टूडेंट हार्ट पे कर लो, उसकी 1500 पब्लिकेशन है। तो मुझे थोड़ा सा ये मैं भी इस चीज पे सोच में आ गई कि अभी जैसे अब मैं अगर पीएचडी कर रही हूँ, मेरे पास तो अगर इतने ज्यादा पेपर नहीं हुए तो मुझे तो फिर पीएचडी कोई वो ग्रूम नहीं मिलेगा कि वो लड़का तो कहेगा कि मेरे पास इतने पेपर्स, बंदे के पास तो पेपर ही कोई नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अब यहाँ पे भी कंपटीशन आ रहा है। मतलब आप आपकी प्रोफाइल में अगर आप पीएचडी हो तो आपकी पब्लिकेशंस कितनी है ये भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा कि ये बच्ची ने पीएचडी की हुई है, इसके पेपर्स भी हैं इतने ज्यादा। तो मैं उस लिहाज में कहती कि लोग इस चीज को भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपने भी ये देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत ज्यादा अपना, अगर एक तो आप अपना काम शेयर कर रहे हैं ना, दूसरा लोग कई लोग ये शेयर कर रहे होते हैं कि आपके जो है ना इतने रेट्स हो गए हैं, आपको ये अवार्ड मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो वहां पे आके थोड़ी सी चीज आ जाती है कि आप इतनी नजर भी रख रहे हो कि आपने जो पेपर्स अपने प्रोफाइल्स में लगाए हुए हैं उसके कितने रीड्स हो रहे हैं, उसको कितना लोग वो कर रहे हैं। तो हम तो वो अल्लाह इसमें मैं कुछ ऐड करूं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं जस्ट अपना वो एक आइडिया दे रही थी क्योंकि मैंने एक पेपर एक प्रोफेसर के साथ किया था, तो मैंने बस उसको लगा के तो भूल गई, तो मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया कि आपका पेपर इतना ज्यादा साइट हुआ है, तो मुझे इस पेपर के बारे में आपसे पूछना, तो मुझे वापस से याद आया कि अच्छा मेरा पेपर साइट हुआ, फिर मैंने जाके चेक किया, तो मैं तो खुद वो वाली बंदियों के बस कंट्रीब्यूट कर दिया, बस सीन खत्म हो गया, अब आगे की सोचनी है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखो ये जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, इवन नंबर ऑफ साइटेशन है, ये ग्लोबली एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत से रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नंबर गेम है, और इवन साइटेशन भी कुछ रिसर्चर की नज़र में कोई मायने नहीं रखती, बल्कि कुछ रिसर्चर जो इम्पैक्ट फैक्टर का करंट क्राइटेरिया है वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर से मुराद ये है कि कितनी दफ़ा आपका पेपर साइट हुआ, तो ये तो कोई क्वालिटी का मायार नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यंग स्कॉलर को ये रिकमेंड करूंगा कि आप नंबर गेम की बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करें, डोंट रश फॉर पब्लिकेशन। और उसकी मैं एक रीजन भी बताऊंगा कि रिसेंटली मैंने देखा है कि कुछ ऐसे एप्लीकेंट मैंने रिजेक्ट होते देखे हैं जिनके 100 पब्लिकेशन है, और वो इस वजह से रिजेक्ट हुए कि वो जस्टिफाई नहीं कर सके कि पीएचडी के 1 साल के अंदर या पीएचडी के दौरान 50 पेपर आपने कैसे पब्लिश किए। दूसरी बात यह है कि जब आप नंबर गेम की तरफ जाएंगे तो जाहिर है फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, आप फिर जायज़ नाजायज़ तरीके से और फेक डेटा फैब्रिकेट करके आप पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि रिट्रिक्शन वॉच एक वेबसाइट है जो कि मॉनिटर करती है कि हर साल कितने पेपर रिट्रैक्ट होते हैं या विड्रॉ होते हैं, मैं आसान अल्फाज में कहूँगा। तो तकरीबन 500 to 700 पेपर हर साल विड्रॉ होते हैं, और अभी कुवैत पे तकरीबन अभी तक 40 पेपर जो है वो रिट्रैक्ट हुए हैं। वो पेपर जिसमें किसी ने या तो फेक डेटा यूज किया है या उनके कंक्लूजन या रिजल्ट या मेथोडोलॉजी गलत थी। तो बेसिकली उनकी मोटिवेशन वही होती है कि नंबर को जनाब इंक्रीज किया जाए, लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अच्छा ठीक है आप नहीं पब्लिश करेंगे, लेकिन मसला यह है कि बहुत सी जगहों पे तो ये डिमांड भी किया जाता है। तो पॉइंट ये है कि आपने समहाउ ऑप्टिमम रहना है, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि नंबर्स की बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करें। आपको पता होगा जो टॉप साइटेड रिसर्चर की आपने बात की, वेब ऑफ साइंस हर काल जो हाईली साइटेड रिसर्चर है उनकी लिस्ट जारी करती है, और वैसे तो वो नंबर ऑफ साइटेशन पे होती है, लेकिन उसमें एडवांटेज उन लोगों को मिलता है जिनके पेपर्स कम होते हैं और साइटेशन ज्यादा होती है। अगर आपकी साइटेशन बहुत ज्यादा है लेकिन पेपर भी बहुत ज्यादा है तो आपके चांसेस कम है। तो बेसिकली पर पेपर आपकी कितनी साइटेशन है उस बेस पे मिलता है। तो इसको मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि आप कोशिश करें कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, आप बिल्कुल पब्लिश करें जितनी आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध पब्लिकेशन के बजाय और क्वालिटी कंप्रोमाइज करने के बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करें, और आप बेशक एक मिनिमम नंबर रखें जिससे आपको फायदा होगा, ताकि आप आसानी से उसको जस्टिफाई कर सके। दूसरा, आप ट्राई ये करें कि अपनी फील्ड में रहने की कोशिश करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में है, पेपर्स उनके आ रहे हैं एनिमल साइंसेज में, ताकि नंबर्स उनके बढ़ जाए। तो समहाउ आपने डिफाइन करना है कि आपने अपना लिमिट कहाँ तक रखना है, और अगर आप किसी पेपर में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर भी लेते हैं तो कम से कम जो आपका जनरल एरिया है वो उसके साथ मैच हो। सही हो गया।
लेकिन वो बात उसी पे आ जाती है ना, साइटेशन। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके इतने पेपर है, तो बात यही है कि यहाँ तो रिश्तेदारी में भी नाम जो है ना ऐड कर दिया जाता है, तो वो अब पता नहीं है कि उसने वो काम किया भी हुआ है कि, लेकिन रिश्तेदारी में इतने ज्यादा पेपर्स में वो फिर नाम आ जाते हैं। तो फिर ये एक चीज होती है कि आप दूसरे को तो बता रहे हो कि आप कितने पेपर हैं, लेकिन और बता रहे हो इतनी साइटेशन है, लेकिन अब वो आपका ओरिजिनल वर्क नहीं है। तो साइटेशन की बात होगी, थोड़ा सा मैं कहूँगी जो एच इंडेक्स भी आता है गूगल स्कॉलर पे, जो लोगों की प्रोफाइल्स बनती है, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, मतलब जिनको पता नहीं है कि क्या चीज होती है। ओके, तो साइटेशन नॉर्मली होती है कि जो भी आप काम करते हैं और दूसरे अगर उसको रिफर करते हैं अपने साइंटिफिक आर्टिकल में या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में या बुक चैप्टर्स में, तो आपकी साइटेशन बढ़ जाती है, या दूसरे उसको रिफर करते हैं, आपका हवाला देते हैं। तो नॉर्मली गूगल स्कॉलर या स्कूपस ऑटोमेटिकली आपकी साइटेशन काउंट उठाता है अगर आपका प्रोफाइल बना है और आपने प्रॉपर्ली लिंक किया है। तो इस तरीके से जो है आपके आप साइटेशन काउंट होती है। अच्छा, एच इंडेक्स जो है वो बेसिकली रिलेट करता है आपके काउंट को भी, नंबर को भी और क्वालिटी को भी। क्वालिटी को अगर हम साइटेशन के फॉर्म में डिफाइन कर सके, तो एच इंडेक्स से मुराद ये है कि आपका एक पेपर अगर मैं कहूँ लेट्स से एच इंडेक्स 7, इसका मतलब ये है कि आपके 7 या 7 पेपर ऐसे हैं जो कि 7 दफा साइट होते हुए हैं। सिमिलरली एच इंडेक्स 10 का मतलब ये है कि आपके 10 पेपर ऐसे हैं जो कि 10 दफा वो साइट होते हैं। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके हर एक पेपर की कितनी साइटेशन ओरिजिनली आ रही है। और अगेन ये गूगल स्कॉलर से या स्कोपस से ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये यही सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है जर्नल में भी, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस सेशन का टॉपिक नहीं है कि जर्नल के भी एच इंडेक्स होते हैं जिसपे आप जर्नल को कैटेगराइज करते हैं कि जर्नल का हर एक पेपर कितने दफा साइट हुआ है। उसके अलावा कुछ और इंडेक्सेस भी है, आरजी स्कोर है, कुछ और i20 इंडेक्स है, लेकिन चूंकि मोस्ट कॉमनली एच इंडेक्स और i10 इंडेक्स है। अच्छा, i10 इंडेक्स ये है कि आपका एक पेपर, कितने पेपर ऐसे हैं जो कि 10 टाइम या उससे ज्यादा साइट हुए हैं। तो ये दो कॉमनली नॉर्मली रिसर्च में यूज होती है, और रिसर्च गेट पे भी आपको यही दो मिलेंगे। जी, सही हो गया। तो आई थिंक जितना हमने इस सेशन में जो हाईलाइट किए हुए थे वो ऑलमोस्ट सब डिस्कस हो गए हैं। टाइम भी आई थिंक हमारे सेशन का कंप्लीट हो गया। मैं लास्ट में सिर्फ जो मैंने स्टार्ट में बात की कि हमने एक बच्चे को देखा कि एक बच्चा भी पेपर पब्लिश कर रहा है, तो कई स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि वो ग्रेजुएशन में अब उन्होंने रिसर्च नहीं किया, वो मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास रिसर्च नहीं है। तो मैं आप दोनों से ये आपका अपना जो आप इसमें एज अ प्रोफेसर आप लोग पेपर पब्लिश कर चुके हैं, तो मैं आपसे जस्ट ये एक जर्नल से मतलब अवेयरनेस चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी ग्रेजुएशन में है, लाइक बीएस में है, जिसमें रिसर्च नहीं है। तो अगर एक 12-14 साल का बच्चा पेपर लिख सकता है किसी के साथ कंट्रीब्यूट करके, तो जो स्टूडेंट्स जो रिसर्च मतलब ग्रेजुएशन में रिसर्च नहीं है, तो उनको एक जस्ट कि अगर वो कोई पेपर कोई रिसर्च पब्लिश करना चाहते हैं जस्ट फॉर कि उनको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। स्कॉलरशिप जब फॉरेन कंट्रीज में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कंसिडर किया जाता है कि आपको रिसर्च के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तो मैं आप दोनों से मैं डॉक्टर शिव पहले आपसे कहूंगी, आप इसमें अपनी क्या राय ऐड करना चाहेंगे? अगर एक छोटे से बच्चे ने पेपर लिख लिया है, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास कोई वो मतलब रिसर्च का वो नहीं है, जैसे मुझे अब आइडिया नहीं क्योंकि मैंने एमफिल किया, तो एमफिल में आपका कोर्स वर्क के साथ रिसर्च वर्क होता है, लेकिन जो बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें रिसर्च नहीं होती है। आई डोंट नो अब ऐड होगी, लेकिन बीएस में रिसर्च नहीं होती कि आपका एक ईयर आपने रिसर्च लैब में वर्क करना है, तो आपकी वो आपको रिसर्च का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लैब में काम क्या करना है, सुपरवाइजर क्या होता है, मतलब ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर एक स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग है वो अगर पेपर लिख सकता है, तो आप जो यंग स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च से जो मतलब रिसर्च की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू या जितने भी वो कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो उससे वो कैसे रिसर्च कंडक्ट करके एक पेपर अपने लिए एक पेपर रेडी कर सकते हैं अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो? देखिए, आपने कहा कि ग्रेजुएशन में रिसर्च नहीं है, वैसे तो मतलब कि मास्टर में भी नहीं है। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास मास्टर थीसिस नहीं है, वो सिर्फ उसको लेबोरेटरी वर्क या इस तरह जो ऑलरेडी मतलब कि रिपोर्टेड वर्क है उसको जो है ना वो करवाते हैं। अब आपने कहा कि बच्चे पब्लिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद मतलब आप जो है ना वो जनरल पब्लिकेशन की बात कर रही हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है ना उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस होगी, आपकी ट्रेनिंग हुई होगी तो तभी आप कर सकते हैं, कुछ लैब वर्क हुआ होगा तो होगा।
वो जो बच्चे पब्लिश कर रहे हैं वो इस बेस पे आप, मैं पहले तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, ये कैपेबिलिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है और एक्सपोजर की बात है। शायद उस बच्चे को पहले ही सिखा दिया गया हो कि ऐसे 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 करना है, खुद तो नहीं कर सकते। तो लेबोरेटरी जो रिसर्च वर्क है वो तो जब तक आप लेबोरेटरी में जाएंगे तभी आप करेंगे ना, नकल वकल तो मार लेंगे, कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा लेकिन वो भी पकड़ा जाएगा आजकल। तो लिहाजा अगर जैसे आपने कहा कि जो ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो मास्टर में हैं उनके लिए क्या है, तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसी चीजें तो दे शुड रीअलाइन देमसेल्फ, दे शुड रीथिंक अबाउट इट कि कहाँ पे कमी है, और उस कमी को पूरी करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी आपका प्लेटफॉर्म है, एक और डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान में वो कर रहे हैं, एक डॉक्टर साहिबा हैं वो कर रही हैं, दे आर नंबर ऑफ पीपल। अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा, मुझे पूछेगा कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें इस पे कैसे करना है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। एहसान भी ऐसे ही होगा, एहसान के साथ और लोग भी हैं, कोई बंदा आपको मतलब कि रिफ्यूज नहीं करेगा अनलेस अनटिल के आप ये कहें कि बस जी मुझे जो है ना वो अपने पास ही बुला लें। बात का इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वो ठीक है, आपने रिसर्च का देखें, हम आपको बताते हैं कि क्या है, और जहाँ पे बुलाने वाली बात होती है वहां पे लोग करते ही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि देन शुड रीथिंक, visit the labs, go to the research laboratories, go to the professors, and then also contact or follow like the platforms like you are giving। तो इसमें आपसे करें, आप अब आपने ये किसी ने कहा ही है तो आपको ये क्वेश्चंस कर रही है ना, आप लोगों के लिए इस तरह के जो है ना वो अरेंजमेंट्स कर रही हैं। इसी तरह उनको कहें कि जहाँ पे भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हम आपको ट्यूटरिंग करते हैं, आपको हम गाइडेंस देते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं, पूछ लेते हैं ताकि आप अपने आप को जो है ना वो उसमें स्किल डेवलप कर सकें। दैट्स माय पॉइंट ऑन दैट प्लीज। जी डॉक्टर एहसान, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आपने रिसर्च की बात की, तो कुछ यूनिवर्सिटियों में अब अंडर ग्रेजुएट रिसर्च आ गया है और ये रिकमेंड किया जाता है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को आप इन्वॉल्व करें। लेकिन ज़ाहिर है उसके इन्वॉल्वमेंट का एक स्पेसिफिक तरीका होता है और उसको कुछ चीज़ों में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ आप पब्लिश करेंगे जो दुनिया के लिए नई हो। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर तो बेसिक आइडिया सीख रहे हैं, पहले तो उनके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो तब जाके रिसर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये सजेशन दूंगा कि जो फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक अच्छे रिसर्च पेपर में, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है मेंटर की गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरे साथ यूआईटी पेशावर में अंडर ग्रेड स्टूडेंट ने काम किया था और वो काम हमने एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश किया है, लेकिन वो भी पब्लिश तब किया है जब मैं पीएचडी के लिए आ गया और तब मुझे रिसर्च की नो हाउ समझ आ गई कि अच्छा वो काम तो हमने किया था, वो तो अच्छा था, वो पब्लिश हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मेंटर जो है वो समहाउ गाइड कर सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पे बात वही आती है कि रिसर्च में तो आप इन्वॉल्व करें, आया पब्लिकेशन उनके लिए इतनी जरूरी है या बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है? क्योंकि अगर आप उसमें कोई भी ब्लेंडर करते हैं या कोई उसमें ऐसी चीज चली जाती है तो आपके इंस्टीट्यूट की और आपके मुल्क की भी बदनामी होती है। तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व करें, लेकिन उसमें मेंटर का रोल ज्यादा होता है और आप ट्राई करें कि उनसे ऐसे काम करवाए कि आपकी हेल्प करे, बेशक आपके कुव्वतर बन जाए या एटलीस्ट ट्रेनिंग हो जाए, ताकि आगे ग्रेजुएट स्टडी में, मास्टर और पीएचडी में वो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से अपना रिसर्च कर सके। जी, मतलब बेसिक आप दोनों का पॉइंट यही है कि उन जैसे अगर किसी फील्ड कहीं भी जाना चाह रहे तो आपको खुद से हाथ पांव मारने पड़ेंगे। तो अभी तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, आप लोगों को इजीली अप्रोच कर पाते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको फैसिलिटी या आप दूसरी यूनिवर्सिटीज या जितने आपको आपके सर्कल में इर्द गिर्द में फ्रेंड जोन में प्रोफेसर्स मिलते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फिर यही है कि आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो अगर बच्चा है जिसकी रिसर्च पेपर तो उसका सामने आया, लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रगल थी, वो बच्चे ने कैसे काम किया, सारा कुछ तो वो पीछे वो स्टोरी होगी बैकग्राउंड में। तो वो सारी किस एक ओवरऑल मतलब जितने भी मुझे ये लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि हमें ये बड़ा बुरा लग रहा है कि एक बच्चा भी पेपर पब्लिश कर पा रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे। तो उस बच्चे का बैकग्राउंड भी है ना, आप चेक करें कि उसने किस तरह किसको अप्रोच किया, किसने उसको फैसिलिटेट किया। तो आप भी कोशिश करें, बहुत से लोग हैं आपको फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, हमारा जो सेशन का टाइम ज़्यादा हो गया, मैं देख रही हूँ डॉक्टर शेफ को हमने 1 घंटे के लिए कहा था, टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब हम जो अपनी ऑडियंस है उनसे इजाज़त लेंगे। कमेंट्स में लोग यही पूछ रहे हैं कि पूरा वो प्रोसेस बता दें, पेपर रिपोर्ट कैसे लिखता है। तो वो एक लंबा टॉपिक होगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम कोई वर्कशॉप टाइप अरेंज करेंगे जिसमें हम पूरा जो एक स्कीम बना के तो आपको जो हमारे गेस्ट हैं उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अभी हमारा जो ये सेशन है इसलिए था कि हम जर्नल जितनी टर्म्स हैं
हैं, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी जो यंग स्कॉलर्स हैं जिनको नहीं पता उनके लिए आसान कर दे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हमने पेपर यहाँ पे पब्लिश कर लिया। अब पेपर पब्लिश करने के बाद जो उनसे प्रोसेस होते हैं ना कि पब्लिकेशन थेफ्ट कैसे होता है और फिर उसके क्या सिनेरियो होते हैं, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेशन मेरा होगा उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज जितने मेरे गेस्ट हैं मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगी, हमारी ऑडियंस का जिन्होंने हमें सुना, जिनके लिए हम ये सेशन अरेंज किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी स्कॉलर स्टार के इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मैं जो अपने स्कॉलर स्टॉक की ऑडियंस है उनसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।